नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। मित्रों, आज हम जो है SC ST एक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे SC ST एक्ट की सेक्शन 18A जो कि 2018 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया और सेक्शन 19 पर। मित्रों देखिए, ये हमारा SC ST एक्ट पर वीडियो लेक्चर नंबर 10 है और इससे पहले हमारे 9 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं सेक्शन 18 पर। मित्रों, सेक्शन 18 बोलती है अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का प्रावधान लागू ना होना। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सीआर संहिता से यहां पर तात्पर्य जो है यह सीआरपीसी से है। सीआरपीसी की धारा 438 जो है अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगा सकता है और अगर न्यायालय संतुष्ट हो तो उसे अग्रिम जमानत भी दे देती है। मित्रों, SC ST एक्ट के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और SC ST एक्ट को और प्रभावी रूप से लागू करने के लिए साथ साथ SC ST एक्ट के समुदाय के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस संहिता के अंतर्गत सेक्शन 18 को डाला गया था, जिसके अंतर्गत जो है सीआरपीसी के सेक्शन 438 को SC ST के मामलों पर लागू ना करने के प्रावधान किए गए थे। मित्रों, इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ था जिसने SC ST एक्ट की सेक्शन 18 पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और इसके साथ साथ इसी केस के कारण जो है सेक्शन 18A जो है नई सेक्शन जोड़ी गई। मित्रों, केस का नाम है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स का केस, जो कि 20 मार्च 2018 को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था। मित्रों, इस केस को जो बेंच सुन रही थी उसमें जस्टिस AK गोयल साहब थे और दूसरे जस्टिस थे UU ललित साहब। मित्रों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 18 यहां पर जो सेक्शन 18 है SC ST एक्ट का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। और इस जजमेंट के बाद पूरे देश भर में कई सारे आंदोलन हुए। 2 अप्रैल 2018 को 2 अप्रैल 2018 को पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन जगहों पर कई सारे जो है विरोध प्रदर्शन किए गए और कई लोगों की जान भी गई। मित्रों, यहां पर जो है इस केस में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई वो हम आज आपको बताते हैं, फिर इस पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम आपको बतला रहे हैं। मित्रों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें से 4 दिशा निर्देश जो हैं बहुत ही प्रमुख थे, जिस पर सारे की सारी आपत्तियां थी। सबसे पहला दिशा निर्देश उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध पूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा अग्रिम जमानत पर जो सेक्शन 18 में प्रतिबंध लगा है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि सेक्शन 18 जो है सीआरपीसी की धारा 438 में जो अग्रिम जमानत है उसी पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सीआरपीसी की सेक्शन 437 और 439 ये रेगुलर बेल के प्रोविजंस हैं, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसका मतलब न्यायालय ने कहा कि इससे यह प्रतीत होता है कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 18 के, ये विशेष मामले ऐसे मामलों पर एप्लीकेबल है जो कि प्राइमा फेसिली उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें जो है मामला बनता है। अन्य मामलों में अग्रिम जमानत के प्रावधानों को बाड़ लगाना सही नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह डायरेक्शन दिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि लोक सेवकों की अरेस्ट करने के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनसे अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही अरेस्ट हो सकेगी। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई नॉन पब्लिक सर्वेंट है या कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर उसकी अरेस्ट होनी है तो ऐसी स्थिति में SSP रैंक के अधिकारी से अप्रूवल की आवश्यकता होगी। और चौथे नंबर पर जो महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के फॉल्स इंप्लीकेशंस को रोकने के लिए जो भी मामले आते हैं उनको रजिस्टर्ड या उनको दर्ज करने से पहले DSP रैंक का अधिकारी जो है उस पर जांच करेगा। जांच करने पर अगर वो पाता है कि मामला बनता है तभी रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो ये जो
चार क्लॉजेस हैं या चार दिशा निर्देश थे, इसके ऊपर आपत्तियां आई थी। अब मित्रों यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि इन्हीं दिशा निर्देशों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमारी संसद ने या हमारी केंद्र सरकार ने 2018 का अमेंडमेंट लेके आए एससी एसटी एक्ट में, और जिसके तहत जो है सेक्शन 18A इसमें जोड़ी। अब सेक्शन 18A क्या कहती है उसको हम देख लेते हैं। मित्रों सेक्शन 18A जो जोड़ी गई, ये कहती है, पहला इसमें जो है कुल 2 सब क्लॉजेस हैं, जिसमें से सब क्लॉज ए कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें साफ कह दिया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि जो सुभाष काशीनाथ महाजन वाले केस में दिशा निर्देश थे उसके प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन से तात्पर्य यहाँ पर चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो चाहे वो कोई जनरल पर्सन हो, तो यहां पर उसको प्रभाव समाप्त किया। दूसरा उन्होंने इसमें अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शेल नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर द अरेस्ट इफ नेसेसरी ऑफ एनी पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जरूरी है इस एक्ट में, तो उसके लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मतलब कि सुभाष काशीनाथ महाजन वाले केस में जो बाढ़ लगाया था कि अप्रूवल लेना है एसएसपी से या अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, तो उसके प्रभाव को इस अमेंडमेंट में समाप्त किया। फिर इसके बाद आगे कहा, अगेंस्ट whom an accusation of having committed an offense under this act has been made and no procedure other than the provision under this act or code shall be applied। अब मेन बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सब क्लॉज 2 है ये कहता है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ कोड शैल नॉट अप्लाई टू अ केस अंडर दिस एक्ट notwithstanding any judgment order or direction of any court। मतलब कि जो सब क्लॉज 2 है उसने साफ कह दिया, चाहे किसी भी कोर्ट ने कोई भी डायरेक्शन दी हो, कुछ भी किया हो, इस सेक्शन के प्रोविजन जो है, इस सेक्शन 438 के प्रोविजन जो है, यह एससी एसटी एक्ट के मैटर्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो मित्रों ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है यह अमेंडमेंट किया। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ी तो एक पीआईएल दायर की गई इसी अमेंडमेंट के को लेकर कि भाई ये जो अमेंडमेंट है ये आर्बिट्री है, ये आर्टिकल 20 का वायलेशन करता है, और इसमें जो प्रावधान है ये स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है, सुभाष काशीनाथ महाजन वाले जजमेंट जो है, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए लाया गया है। तो मित्रों वो पीआईएल थी, मैं आपको बता देता हूं, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो पीआईएल थी इसका डिसीजन आया था 10 फरवरी 2020 को। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस पीआईएल का डिसीजन था 10 फरवरी 2020 को। इस पीआईएल में जो है 3 जजेस बेंच ने डिसीजन दिया, जिसमें से 2-1 के बहुमत से यह निर्णय पारित किया गया। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल, आप कंपैरेटिवली देखिएगा कि अमेंडमेंट क्या था और इस केस में क्या कहा गया। देखिए मित्रों, अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट द एनी पर्सन। तो मित्रों इस क्लॉज के बारे में कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथ्वीराज चौहान के केस में यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मामले को दर्ज करते समय जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दिया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2018 के मैटर में, जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उन दिशा निर्देशों को तो पालन करना ही होगा। मतलब कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, लेकिन ललिता कुमारी के केस में जो डायरेक्शन दिए गए थे उनको पालन करना जरूरी। मित्रों एससी एसटी एक्ट का जो सेक्शन 18A जो 2018 में जोड़ा गया, उसका सब क्लॉज बी जो कह रहा है कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द अरेस्ट, मतलब कि किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
जो पृथ्वीराज चौहान के केस में भी इसको मान्य कर दिया है कि भाई कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेन इशू जो है सेक्शन 18A के क्लॉज बी क्लॉज सब क्लॉज 2 में जो कहा गया, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड शैल नॉट अप्लाई टू अ केस अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत जो जो केसेस हैं उन पर सेक्शन 438 एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे किसी कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया हो। तो इस क्लॉज को या इस क्लॉज के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान के केस में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 438 के प्रोविजंस तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन हाईकोर्ट्स को जो अंतर्निहित शक्तियां दी गई हैं सीआरपीसी के सेक्शन 482 में, उसके तहत इंटरिम बेल दी जा सकती है। मतलब कि हाईकोर्ट जो है 482 इंटरिम 482 के तहत जो है अंतर्निहित शक्तियों के तहत जो है इंटरिम बेल दे सकता है, अगर वह ऐसा लगता है कि न्याय के लिए या न्याय के हित के लिए जरूरी है। इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान के केस में इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि जहां पर कि इस एक्ट का, SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है, प्रतीत होता है प्राइमा फेसिली कि इस मैटर में SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है, तो हाईकोर्ट्स को 482 के तहत उस FIR को क्वैश करने के भी पावर है, उस FIR को, उस प्रकरण को क्वैश भी कर सकता है। तो मित्रों, इस तरह से जो है ये पूरी सेक्शन 18 की कहानी 18A पर जाकर और पृथ्वीराज चौहान के केस पर जाकर यहां समाप्त हुई। और अब इसके बाद सेक्शन 19 जो है SC/ST एक्ट की, ये बात करता है इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 मतलब सीआरपीसी की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू ना होना। देखिए ध्यान दीजिएगा मित्रों, सीआरपीसी की धारा 360 जो है ये बोलती है सदाचारी की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ने का आदेश। ध्यान दीजिएगा, सीआरपीसी की सेक्शन 360 में साफ कहा गया है कि ऐसे मामलों में जो कि या ऐसे मामलों में जिनमें ऐसा व्यक्ति अभियुक्त है जिसने पहली बार अपराध कर दिया है और परिस्थितियों वश उसने अगर कोई अपराध कर दिया है, तो उस व्यक्ति को जो है सदाचारी की परिवीक्षा पर, मतलब कि उससे बॉन्ड वगैरह भराकर कि वह आगे सदाचारी बना रहेगा, कि परिवीक्षा पर उसको छोड़ा जा सकता है। इसी के साथ साथ उसकी भर्त्सना कर कर, मतलब कि उसको डांट फटकार करके भाई दोबारा नहीं करना, तो इस तरह से छोड़े जाने के प्रोविजंस जो है सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी में है। लेकिन SC/ST एक्ट की सेक्शन 19 में साफ कह दिया गया है कि परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान और सीआरपीसी की धारा 360 के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जिन्होंने SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया है और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। मतलब कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है सीआरपीसी की धारा 360 का और परिवीक्षा अधिनियम का, लेकिन 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अगर उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया है और वो दोषित हो चुके हैं, तो उन्हें आर्टिकल सेक्शन 19 जो है स्पष्ट कर देता है कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 360 और परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमने आज बात की सेक्शन 18, 18A और सेक्शन 19 पर।